आज मैं आपका परिचय कराऊंगा आईएएस मनीष बंसल जी से। हम लोग जानना चाहते हैं कि मनीष से आईएएस मनीष तक का सफर कैसा रहा। हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम सोचते हैं जब हम एक्चुअली उस जर्नी को जी रहे होते हैं, तो तब वो एक रूटीन लाइफ होती है। हम लोग पहले टीवी देखते थे तो एक राज कुमार सर आते थे कलेक्टर के स्टाइल में, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो उस घर को देखते थे और हमेशा से एक एस्पिरेशन कहीं ना कहीं मन में आती थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका परिचय कराऊंगा आईएएस मनीष बंसल जी से। मनीष बंसल जी और का आईएएस मनीष बंसल तक बनने का सफ़र, उसके बारे में जानकारी सर से बात करके पता चलेगी क्या क्या उनके जीवन में परेशानियां आई, कैसे उन्होंने इसे अचीव किया और क्या इसे अचीव करने के बाद उन्होंने क्या करा और क्या करना चाहते हैं। तो मनीष सर, आज आपका स्वागत है ब्लैक कॉफ़ी शो में। थैंक यू शिलेश। सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि मनीष से आईएएस मनीष तक का सफर कैसा रहा। देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हाइंडसाइट में मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हम सोचते हैं जब हम एक्चुअली उस जर्नी को जी रहे होते हैं, तो तब वो एक रूटीन लाइफ होती है। मैं एक सर्विस फैमिली से आता हूँ, सर्विस बैकग्राउंड वाली फैमिली से आता हूँ। शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान उन्होंने बनाने की कोशिश की। वो हमेशा मुझे बताते रहते थे क्या होता है एक आईएएस ऑफिसर, क्या होता है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर, उसके रोल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। मेरा प्रयास रहा शुरू से ही कि जिस भी कक्षा में रहूं मैं कोशिश करता था अच्छा करूं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं। इसी तरह से एक जर्नी बनती चली गई। धीरे धीरे फिर आईआईटी दिल्ली में मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, मेरी एडमिशन वहाँ पर हुई। वो एक नया एक्सपीरियंस था, एक नया एनवायरनमेंट था। शायद उस तरह का एनवायरनमेंट पहले कभी नहीं जिया था, परिवार से दूर मैं पहली बार रहा। और वहाँ आके फिर बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ जो एक युवा व्यक्ति के पास होते हैं वो सारे देखने को मिले। और उन सब के बीच में फिर एक निर्णय मैंने किया, सारी चीज़ों को देखकर समझकर, कि मुझे शायद सिविल सेवा की तरफ आना है। और मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की। लगभग 2.5 साल मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की और उसके बाद फिर मैं इस सेवा में शामिल हुआ। क्या रैंकिंग आई थी सर आपकी यूपीएससी में? मेरी 53 ऑल इंडिया रैंक थी। सर, एक और बात, जैसे आपने कहा आपके फादर पहले से आपको सिविल सर्विस के बारे में बताते थे, क्या होता था कलेक्टर, तो हम लोग पहले टीवी देखते थे तो एक राज कुमार सर आते थे कलेक्टर के स्टाइल में, तो फिर बड़ा शौक होता था कलेक्टर क्या चीज़ होती है, तो बड़ा इंप्रेसिव था। लेकिन इस बीच में आप आईआईटी की तरफ उड़ गए, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई। जैसा मैंने बताया कि मुझे आज भी याद है कि शाम को मैं कई बार अपने फादर के साथ इवनिंग में वॉक करने के लिए जाता था। मैं शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में रहा होऊंगा। और उस समय जब गुजरते थे तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो उस घर को देखते थे और हमेशा से एक एस्पिरेशन कहीं ना कहीं मन में आती थी। और जहां आपने राजकुमार जी की बात करी, वो एक बहुत डिफरेंट मुझे लगता है कि पोर्ट्रेयल है एक आईएएस ऑफिसर का। लेकिन उस समय शायद मैं ये सीखता था कि कैसे उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने ज़िले में एजुकेशन को, हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज किया है, क्या अच्छे चेंजेस लेकर आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें मन को छूती थी। जैसा मैंने बताया कि पढ़ने में मैं शुरू से ठीक रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट रहा। जब +1 +2 में एंटर करने की बात आई तो उस समय शायद हम लोग 2 ही ऑप्शंस देखा करते थे, या मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो मेरा नॉन मेडिकल में मैथ्स की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती थी, तो मैंने नॉन मेडिकल चुना। जिस समय नॉन मेडिकल चुना था तब कभी आईआईटी को नहीं सोचा था, आईआईटी को मन में नहीं रखा था। इनफैक्ट शायद पता भी नहीं था कि आईआईटी एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे +1 +2 में एंटर हुए, हमने देखा कि आईआईटी जेईई का एक एग्ज़ाम होता है। तो कोई ऐसा गोल सेट नहीं किया था, लेकिन ये था कि हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करना है तो
उसमें अच्छा करना है, तो उसके लिए मेहनत की और अच्छी रैंक आ गई तो IIT दिल्ली में एडमिशन हो गया। तो मुझे लगता है कि IAS बनना या ना बनने से IIT का कोई निर्णय मेरा अफेक्ट नहीं हुआ था। हालांकि IIT में आने के बाद कहीं ना कहीं एक बार मेरा IAS बनने को लेकर जो निर्णय था वो कुछ समय के लिए मैं कहूँगा कि ब्लर हुआ, क्योंकि IIT में आने के बाद बहुत सारी ऐसे मेरे सीनियर्स थे जो इंटरनेशनली अच्छा कर रहे थे, चाहे वो स्टार्टअप्स में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज में हो। लेकिन फिर जैसे जैसे कॉलेज में हम आगे बढ़े तो देखा कि मुझे इंडिया में रहने का एक था कि मुझे भारत देश में ही रहना है, अपने जीवन को यहीं व्यतीत करना है, मैं बाहर अब्रॉड नहीं जाना चाहता था। तो तब मैंने एक निर्णय लिया कि अगर भारत में रहना है तो सिविल सेवा एक अच्छी मेरे लिए करियर ऑप्शन होगी और उसके लिए तैयारी की। देखिए, सिविल सेवा में जिस पद पे आप हैं, मतलब IAS, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता और इसका एक बड़ा डेकोरम होता है। मैंने आपका इंस्टा भी देखा है, इंस्टा पे मैंने देखा सिर्फ आपकी कुछ नेचर के साथ फोटो है ज़्यादा। तो क्या एक सिविल लाइफ से लेके जब आपको कुछ पाबंदियां रहती हैं कि आप लोगों से दूर रहना पड़ता है, कुछ अपनी चीज़ें कुछ छुपानी भी पड़ती होंगी, देखिए शौक भी छुपाने पड़ते होंगे? देखिए मुझे लगता है कि सिविल सेवा में ऑब्वियसली हमारे सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं और एक दायरा है, एक कंडक्ट का एक तरीका है जो एक किसी भी सिविल सर्वेंट से अपेक्षित है, उनसे हम एक एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी सोशल मीडिया को लेकर पाबंदी के कारण मेरी चॉइस ऑफ पोस्ट्स है। लेकिन नेचर मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग सारा दिन ऑफिस में, फाइल्स में, एक बहुत ही एक सीमित एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जब भी नेचर में निकलने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है और उन्हीं कुछ पलों को मैं कैप्चर भी करता हूँ। थैंक यू सर। एक और बात, जैसे कि कोई युवा है तो वो अगर IAS बनना चाहता है तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए, उसे क्या लक्ष्य करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए, ये भी दर्शकों को सर बताएं। देखिए IAS का जो एग्ज़ाम है, UPSC जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, वो अपने आप में एक यूनिवर्स है, वो अपने आप में एक जर्नी है, अपने आप में एक लाइफ है। आप सक्सेसफुल हों या आप ना सक्सेसफुल हों वो मायने नहीं रखता है, वो अपने आप में जो जर्नी है वो बहुत कुछ सिखाती है। और मुझे लगता है कि किसी भी अगर यूथ को अगर सिविल सेवा में आना है, वो सिविल सर्विसेज में एंटर करके एग्ज़ाम लिखना चाहता है, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं। कई बार हम लोग किसी के प्रेशर में आके, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके, या फिर कई बार हम लोग ये चीज़ को समझते नहीं है, हम सिर्फ जो पर्क्स हैं या जो एक लाइफस्टाइल हमें बाहर से दिखता है किसी सिविल सर्वेंट का, उसको देख के हम लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि भाई मुझे भी ये करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग ज़्यादातर फिर ओवर द टाइम डिसइल्यूजन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सिविल सेवा है क्या, एक IAS या IPS या और जितनी भी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनका रोल क्या है और उससे आपको क्या मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि UPSC का जो एग्ज़ाम है वो आज की डेट में जो हम कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन एक्सपेक्ट करता है कि आपको उसकी जानकारी हो, आप अवेयर हो, आप अपने बारे में अवेयर हो, आप अपने आसपास के ज़िंदगी के बारे में, अपने आसपास के जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके बारे में अवेयर हो। और उसके लिए आपको हर तरह की नॉलेज होनी आवश्यकता है। तो शुरुआत के लिए मुझे लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जो करंट अफेयर्स हैं, अपने न्यूज़पेपर्स, जो आसपास घटनाएं हो रही हैं नेशनल या इंटरनेशनल, उनको ना सिर्फ समझें, उनको ना सिर्फ जानें, बल्कि उनके बारे में एनालिसिस भी करें, उनका विश्लेषण करें कि वो क्यों हो रही हैं, ऐसा होता तो क्यों, कैसा होगा, अगर ऐसा ना होता तो क्या हो सकता था। तो अगर ये सारे आपके जो एनालिसिस हैं वो आप करने में सक्षम हैं, तो आई थिंक सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग जर्नी भी रहेगी, क्योंकि सीखना अपने आप में बड़ा कुछ लोगों को रोमांचक लगता है। बाकी तो एक सेट सिलेबस है, यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस। एक और बात सर, जैसे कि आप युवा रहे होंगे, अभी भी युवा है, जो गलत हो गया, जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय सर आप कोई स्पोर्ट्स भी खेलते होंगे, कुछ ऐसा भी
तो या कुछ शैतानियां भी करते होंगे जिसमें आपको डांट भी पड़ती होगी, और जो आपको बहुत मस्ती करने का मन करता होगा, वो सब बताइए। अ, अब युवा तो हाँ अभी भी है। मन से हमेशा आदमी को यंग रहना नहीं, चाहिए। आप युवा ही है, और 34 इयर्स ओल्ड है तो युवा ही है। या तो ऐसा है कि मैं हालांकि बहुत ज्यादा आउटडोर पर्सन नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी खेलना पसंद है। मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स मुझे सीखने का शौक है। मैंने कुछ समय के लिए टेनिस सीखने की भी कोशिश की है। मुझे स्विमिंग बहुत पहले नहीं आती थी, मैंने बहुत लेट इन लाइफ स्विमिंग सीखी, और मुझे स्विमिंग करना पसंद है। और बैडमिंटन मैं खेलता था, छोटे होते से बैडमिंटन खेला हूँ। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं। बाकी अब हम जब सर्विसेज में आ गए हैं तो टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि कुछ अगर नया कोई गेम सीखने को मिले तो अच्छा लगता है। और शैतानी वाली तो ऐसी मुझे नहीं लगता, कोई ऐसी बहुत मुझे मेजर घटना याद नहीं है। मतलब आई वुड से कि बहुत लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो यही कहेंगे कि कोई ऐसा बहुत शैतानियां नहीं करी हैं। लेकिन बुक्स पढ़ना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, चीज़ों को समझना जानना। तो ये मेरा कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहे हैं जो मुझे लगता है। लेकिन ओवरऑल आई बिलीव कि मुझे लोगों से मिलना और लोगों को जानना, लोगों से बात करना, लोगों से चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, डिबेट करना, वो बहुत पसंद रहा है हमेशा से। तो वो ज़रूर मेरी एक नेचर है। सर जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर शादी का भी एक समय आता है जब आईएएस क्लियर करते हैं। तो दर्शकों आपको बता दूं, जो सर की मिसेज है वो नोएडा की प्रथम महिला डीएम है। और बताएं सर, भाभी के साथ कैसा रहता है? जैसे कि सर्विस में एक और दिक्कत रहती है कि वाइफ उधर जॉब करती है, आप इधर जॉब करती है, तो स्ट्रगल रहता है लाइफ में काफ़ी। ये देखिए एक टफ पार्ट है। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस थी। जब दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है वो सर्विसेज में होते हैं तो ये पता होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय तक हम लोगों को साथ में भी पोस्टिंग का मौका मिला, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद आप लोगों को अलग अलग जगह पोस्ट रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि जब कभी भी हो सके तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। तो बच्चों के साथ कैसे कर पाते होंगे? बच्चे कितने बड़े हैं आपके बच्चे? बच्चे मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों अभी तो छोटी हैं, स्कूल गोइंग हैं हालांकि, बट जब भी उनकी कभी छुट्टी होती है तो कभी कभी वो यहाँ आ जाते हैं। तो सर ये काफ़ी, क्योंकि मदर फादर भी होंगे तो उनके पास भी दूर, ये एक चैलेंजेस होता है कि आप जब सिविल सर्विस में आते हैं तो सारा समय आपको समाज में ही लगाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को देखना, जो नीतियाँ हैं उनको फॉलो करना, ये एक चैलेंजिंग रहता होगा। देखिए आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन, या इवन अगर आप बिजनेस खुद का करते हैं तब भी आपको वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। इनफैक्ट ये आजकल काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। कोई किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हो वो ये चैलेंजेस फेस करता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये हर किसी की एक पर्सनल वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है। मुझे ऐसा कोई इसमें विशेष वो नहीं लगता कि सिविल सर्विसेज में कोई बहुत बड़ी चुनौती है। यस, हम लोगों का समय जो है कहीं ना कहीं फील्ड पोस्टिंग्स में वो हम काफ़ी हद तक इरेटिक रहता है। हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब कोई ऐसी घटना घट जाए जिस पे तत्काल हमें एक रिस्पांस देना है। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स अ 24 hour जॉब, एक इमरजेंसी सर्विस है। तो जहाँ पर भी हो सकता है उसी के बीच में कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी पल चुराने पड़ते हैं। ठीक है सर, जब आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो कुछ मीडिया के बारे में भी आपको बताया जाता है? हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ना सिर्फ तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो चैनल्स हों, डिबेट एंड डिस्कशंस हों, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मीडिया को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ और मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी का एक पिलर माना गया है। लेकिन एक दायरे के अंतर्गत रहकर ही एक सिविल सर्वेंट और मीडिया के बीच में इंटरेक्शंस होने चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो सूचनाएं हैं जो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए, जो पब्लिक को अफेक्ट करती हैं,
वो समय समय पर मीडिया को बताई जाए ताकि किसी प्रकार का कोई र्यूमर ना फैले। लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया को एक टूल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपने निजी जीवन को या अपने निजी मैं कहूँगा कि कार्यशैली को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। अब सर एक और बात बताइए कि जिस तरीके से आप लोग काम करते फिर आप आईएएस बन गए, तो आईएएस बनने के बाद आपको, क्योंकि जो एक बुक रीडिंग होती है और एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, तो उसमें बड़ा अंतर होता है, तो आपको लगा उसमें कुछ अंतर? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, बहुत अंतर है। जो हम पढ़ते हैं वो एक हमारा नॉलेज बेस बनाता है और कहीं ना कहीं हमारे आइडियल्स को जरूर सेट करता है। जब हम सर एक सिप भी ले लीजिएगा। हाँ, श्योर, थैंक यू। जी सर। जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को बहुत ही आइडियलिस्ट तरीके से देखते हैं और हर चीज़ कैसी होनी चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन होता है। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो मुझे लगता है कि जितने फैक्टर्स शब्दों में अगर उनको किताब में लिखना हो तो वो बहुत सीमित शब्दों में हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो उनकी ग्रेविटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। तो फील्ड में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो मुझे लगता है आपकी दूरदर्शिता है, वो पढ़ाई से नहीं आती है, वो आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। आप एक्सपीरियंस से गेन करते हो कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है। अगर आपने अपनी दूरदर्शिता को बढ़ा लिया, अगर आपने प्रिव्यू करना शुरू कर दिया कि हाँ, अगर कोई एक छोटी सी घटना है लेकिन वो एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो देन आई थिंक इट बिकम्स ईजियर इन दिस जॉब। और चाहे, लेकिन ये है कि बिना किताबी नॉलेज के हम अपना काम नहीं कर सकते, तो वो एक टूल है। knowledge is a tool to do our work in a better way. Without that, I think no civil servant can do justice. लेकिन at the same time, that is not sufficient. सर जैसे कि आप थोड़ा सा बताइए कि दर्शक समझेंगे ना कि जब आईएएस क्लियर करते हैं उसके बाद डीएम तक का सफर के लिए कितने साल लगते हैं, उससे पहले किस किस पोस्ट पे रहना पड़ता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ आईएएस जर्नी है। नॉर्मली जब हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो सबसे पहले लगभग 1 साल की ट्रेनिंग एकेडमी में होती है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे जो नोटेड जो लोग हैं, जो जिन्होंने अपने फील्ड्स में अच्छा काम किया है, उनके साथ मिलने का, उनको सुनने का मौका मिलता है। भारत दर्शन करके एक जर्नी होती है जिसमें पूरे इंडिया में अलग अलग स्थानों पे जाके वहाँ की चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर 1 साल की एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अपने काडर के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं और वहाँ पर वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के अन्य अधिकारियों के साथ आप उनको काम करते हुए देखते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो एक एसडीएम के रूप में होती है। वो लगभग मुझे लगता है कि हर स्टेट में यही एक परंपरा है। एसडीएम के बाद फिर जैसे उत्तर प्रदेश में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, कई अन्य स्टेट्स में सीईओ जिला पंचायत या जिला परिषद की पोस्ट है, जो एक डेवलपमेंट बॉडी है। उसमें जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो रूरल सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, उन योजनाओं को हम लोग ओवरसी करते हैं और उसके बाद फिर डीएम बनने का मौका मिलता है। कुछ स्टेट्स में जल्दी मिलता है, कुछ स्टेट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है और कई बार इन बिटवीन बहुत सारे, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को म्युनिसिपल कमिश्नर बनने का भी एक मौका मिला है और उससे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत करीब से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 6 से 7 साल लगते हैं किसी भी एक आईएएस ऑफिसर को अपना क्लियर करने से लेकर एग्जाम एक्चुअल में डीएम बनने तक। और फिर देन वंस यू आर डन विद योर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स, उसके बाद फिर आप सेक्रेटेरिएट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को विभिन्न स्तरों से देखते हैं। तो जैसे कि जब आप फर्स्ट पोस्टिंग आपकी शायद संभल रही उन्नाव में, उन्नाव, कैसा रहा सर पहला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला है, वो प्रदेश है और मैं मूलतः पंजाब का हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी इतने अच्छे से उस समय शायद नहीं समझता था। पहली बार जब उन्नाव पोस्टिंग हुई तो देखा कि अच्छा उन्नाव कहाँ है एग्जैक्टली, उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट किया। लेकिन कानपुर के पास है। लेकिन उन्नाव एक बहुत ही अच्छी मेरी मुझे लगता है टेन्योर रही। लगभग 1.25 साल मैं वहाँ पे एसडीएम के रूप में रहा और
उस टाइम पे फर्स्ट इलेक्शन एज ए रिटर्निंग ऑफिसर कराने का भी मुझे मौका मिला, तो पूरी इलेक्शन प्रोसेस को हमने समझा। उसके अलावा जो मूल जो प्रॉब्लम्स होती हैं आज की डेट में भी, जो एक आम आदमी है, जो गांव का एक आदमी है, उसकी ज़मीनों से लेके उसके जो बेसिक कुछ इश्यूज हैं वो सब देखने को मिलते हैं। तो एसडीएम रहते हुए कई अच्छे काम करने का मौका भी मिला। ऑफिसेज मैंने देखा कि उस समय हम लोगों ने कोशिश करी कि जितने भी ऑफिसेज हैं उनको रेनोवेट किया जाए। गवर्नमेंट का भी एक डायरेक्टिव था कि हम अपने ऑफिसेज को, अपने वर्क स्पेसेस को अच्छा करें, यूज़र फ्रेंडली करें, पब्लिक के लिए फ्रेंडली करें। तो वो सारे काम किए। स्कूल्स को रेनोवेट करने का एक नया कैंपेन उस समय शुरू हुआ था, कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प करके। तो वो शुरुआती दिन थे उस समय, और वो सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड मुझे लगता है कि टेन्योर रही एक एसडीएम के रूप में। एक और बात, जैसे कि जब आप बने तो आप डीएम बनने के बाद आपको लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा इस नीति पे काम करना चाहिए, ये कमज़ोर है, इसे बढ़ावा देना चाहिए, जो पब्लिक के लिए अच्छा हो सकता है, युवाओं के लिए अच्छा हो सकता है, शिक्षा के लिए, जो भी, या किसानों को, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो सबसे अच्छा लगता हो, या उसमें कोई कमी है उसे दूर करना चाहते हो? देखिए, वैसे एज अ सिविल सर्वेंट जब हम इवन एकेडमी में भी होते हैं तो अक्सर ये समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो इट्स अ जनरलिस्ट जॉब, इट्स नॉट अ स्पेशलिस्ट जॉब। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं बने, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं ट्रेन किए जाते हैं, और हमें जिस भी रोल में रखा जाए उस रोल में हमें वहाँ पर अच्छा करने की और जो इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करनी है। लेकिन यस, हर सिविल सर्वेंट का फिर भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। मुझे दो एरियाज जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाते हैं, जो आने वाले 20-25 सालों के लिए क्या लोगों की ज़रूरत होगी, वो सोच के अगर हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे उस एरिया के आसपास का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। हमारे पास बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। हम लोग ऑलरेडी एम कर रहे हैं 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का। तो जो अन्य डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पब्लिक यूटिलिटीज़ हो, चाहे वो मैं कहूँगा ई गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो डॉक्यूमेंटेशन का उनका पूरा सिस्टम है, वो सब को हम कैसे यहाँ पर अपने स्टेट में, अपने सिस्टम में, अपने कंट्री में लागू कर सकते हैं, वो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एरिया लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी देश की जो अल्टीमेट धरोहर है वो वहाँ के युवा है, वहाँ के जो यंग पॉपुलेशन है, और उनको हम जितना एनेबल कर देंगे। एजुकेशन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्कूल एजुकेशन इज नॉट द ओनली वे टू एनेबल पीपल। आज की डेट में एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो एआई से हम लोगों को एनेबल कर सकते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा स्किल गेन कर सके जो वो अपने लिए भी और अपने सोसाइटी के लिए भी उसको पॉजिटिवली और उसको मीनिंगफुली यूज़ कर सके। तो वो कैसे हम करें, ये मुझे एक इंटरेस्टिंग एरिया लगता है। इसमें चाहे एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, ये सारे फील्ड्स आते हैं। तो हेल्थ के लिए क्या सोचते हैं आप? जो मतलब आप लोगों के अंडर में हॉस्पिटल्स आते हैं, ये सब आते हैं, उस पर आपका क्या मत रहता है? देखिए, हेल्थ तो डेफिनेटली हेल्दी होना ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के लिए। और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सर्विस डिलीवरी जो है वो होती है स्पेशली फॉर पीपल जो शायद महंगे अस्पतालों में एक्सेस नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर सर्विस डिलीवरी आसान हो और उसकी क्वालिटी जो है वो उस स्तर की हो जिस स्तर की किसी भी एक अच्छे कंट्री में होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम अभी मैं कहूँगा कि अभी हमारे जो देश की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम, वो एक बहुत ही मुझे लगता है गेम चेंजिंग स्कीम है, क्योंकि पब्लिक को जो हमें सर्विसेज देनी है वो कोलैबोरेशन से होंगी। वो सिर्फ सरकार ही हर सर्विस नहीं दे सकती है, तो सरकार और प्राइवेट जो सेक्टर है वो दोनों मिलके जब कोई सर्विस देगा और उस सर्विस को फिर हम एक्सेसिबल बनाएंगे, तो उसी से लोगों को जो है बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिल सकेंगी। तो आयुष्मान भारत से लोग आज अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना इलाज करवा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही वाइड स्प्रेड अब उसका जो कवरेज हो गया है, धीरे धीरे उसका कवरेज बढ़ रहा है। तो दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर हेल्थ। इस समय सर आप डीएम सहारनपुर हैं, तो सहारनपुर के बारे में कुछ
अपनी बात बताएं कि कैसा यहाँ का जनपद है, कैसे यहाँ के लोग हैं। नहीं, बहुत मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट्स है। यहाँ की जो अगर आप शहर के बाहर जैसे ही निकलते हैं तो आसपास आपको सुंदर खेत मिलेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे। यहाँ पे मैंगो प्लांटेशन, पॉपुलर प्लांटेशन, तो वो देख के अलग ही एक नज़ारा बनता है। और मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे पहाड़ कुछ हद तक आपको मिलते हैं, शिवालिक की फुटहिल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो और लगभग 30 छोटी छोटी नदियां हैं जो बरसाती नदियां हैं। आप कहीं से भी गुजर रहे हो, खासतौर पे मानसून के समय पे, तो बहुत ही सुंदर एक नज़ारा मुझे लगता है मिलता है। और यहाँ के लोग भी बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही सहज और बहुत ही मीठे हैं। यहाँ पे लोगों का जो जनरल रवैया मैंने देखा वो कंट्रोवर्सी या किसी प्रकार के किसी विवाद से दूर रहने वाला है। लोग चाहते हैं कि उनका जो भी इश्यूज हैं वो आपस में बैठ के मिलजुल के बातचीत करके एक संवाद करके सॉल्व हो। और बड़ा मैं अपने जूनियर्स को भी ये बात अक्सर कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को अगर आप किसी बात को प्यार से समझाएंगे तो वो सही बात भी समझ जाएंगे, और अगर उनकी चीज़ नहीं होनी होगी तब भी समझ जाएंगे। लेकिन अगर सही बात को आप गुस्से से समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे और वो उल्टा आपको कहीं ना कहीं एक संवाद के माध्यम से आप निपटा सकते हैं। देखना पड़ेगा। सर, मुझे आपकी बात से जूनियर से बात है कि आपका जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है। मैं शायद 28 नवंबर को आपके पास गया था, तो मैंने देखा था कि जो SIR की सीमा थी उस समय 5 दिसंबर थी डेडलाइन। मुझे बड़ा अच्छा लगा उस समय मैंने पूछा सर कितना हो गया, तो आप उस समय बता रहे थे कि मैं 50% काम कर चुका हूँ लगभग। तो और जगह से जो मुझे बात पता चली तो वहाँ पे कहीं पे BLO की शिकायत थी, कहीं कुछ थी, लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा नहीं था। आपने कुछ लोगों को अवार्ड भी दिया है कुछ, तो सर आप बताएं इसके ऐसे कैसे कर पाते हैं आप सर? नहीं, देखिए, टीम जो है वो हर जगह अच्छी ही होती है। मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि ऑनरेबल CM ने एक बात कही कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करना है और इन्वेस्ट करना है, ताकि हर अधिकारी, हर स्तर का जो कर्मचारी है वो साल में कम से कम 1 सप्ताह उसका ट्रेनिंग कंपलसरी हो। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल इतने सारे नए नए चैलेंजेस हैं, नए नए मैं कहूँगा कि काम है, तो कोई भी व्यक्ति वो चीज़ें सीख के नहीं आया है। और एज अ सीनियर और एज अ लीडर हम लोगों का ये रोल है कि हम उनको पहले समझाएं कि आपको करना क्या है, ना कि सिर्फ झोंक दें युद्ध में कि अब आप जाके लड़िए। उनको समझाना ज़रूरी है। तो जिन चीज़ों में भी हम लोग उनको अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्लियर तरीके से उन तक पहुंचा पाते हैं, तो वहाँ पे आउटपुट अच्छा आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। SIR एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन अदरवाइज भी बाकी चीज़ों में अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों और अगर उनके जो इश्यूज हैं, जो हमारे जो टीम है उनके कुछ इश्यूज होते हैं, अगर उन रेलिवेंट इश्यूज को हम एड्रेस कर लें और उनको फिर मोटिवेट करें काम करने के लिए, तो मुझे लगता है अच्छा काम होता है। बाकी किसी भी हाथ में उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती हैं, तो हर जगह वो एक एफर्ट होता है। तो वी हैव टू डील विद एवरीवन इन अ डिफरेंट वे, बट ऑन दी होल मुझे लगता है कि सही तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए और उनको फिर ट्रेन किया जाए उसके लिए, तो अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने देखा सर आपकी गौशाला भी, उसमें कितनी गायें हैं, और आपने काफ़ी अच्छा ये DM जो बंगला है काफ़ी रेनोवेट किया है, तो काफ़ी समय बाद आया तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, घर है ना, और एक ठीक ठाक समय के लिए ऑफिस के रूप में भी इसी स्थान से काम करना है। तो मुझे लगता है जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, अगर वो साफ सुथरा होगा तो काम करने में मन लगेगा। कितनी गायें हैं आपके यहाँ? अभी इस समय लगभग 13 गाय हैं। तो उनकी सेवा भी करते हैं कभी कभार? हाँ, जब मौका मिलता है, जब कभी भी समय मिलता है। तो सर, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आप जिला अधिकारी सहारनपुर में, तो सहारनपुर में काफ़ी सारी समस्याएं, जैसे बस स्टैंड था, यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, तो उस पर आपने क्या कुछ काम किया? देखिए, मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो आने के बाद सबसे पहला एक ये समस्या मेरे सामने आई कि यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। सहारनपुर एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, मंडल का हेडक्वार्टर है, लेकिन जहाँ पर पहले एक बस स्टैंड चल रहा था, वहाँ पे एक और अन्य प्रोजेक्ट शुरू हो जाने के कारण और विभाग की अपनी कोई लैंड ना होने के कारण बस स्टैंड नहीं चल रहा था, जिसके कारण घंटाघर और उसके आसपास के सारे इलाकों में ही बसेस जो है वहीं से अभी भी चलती हैं।
और ट्रैफिक जाम का कारण भी बनती हैं। जब इस प्रॉब्लम को देखा समझा तो पता चला कि एक लैंड कई लेवल से आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन उस पर किसी इश्यूज के कारण वो नहीं आगे बढ़ पाई। तो कमिश्नर सर के माध्यम से और हम लोगों ने उसमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स विभागों के साथ करी और उसका एक सोल्यूशन निकाला। उस सोल्यूशन को सरकार को प्रपोज किया और मैं मतलब धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर थे उन्होंने तत्काल उसको संज्ञान लेकर एक मीटिंग बुलाई और उस पर एक निर्णय हुआ। और दिल्ली रोड पर एक बहुत ही जो आइडियल एक बस स्टैंड के लिए, जो शहर से ना ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा अंदर है, एक लैंड आइडेंटिफाई हुई और अब बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक बहुत ही अत्याधुनिक ISBT का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो एक एज अ डीएम देखिए कि रोल एज एन ऑफिसर हम लोगों का यही रहता है कि वहाँ के जो लेगेसी इश्यूज हैं उनमें आपस में विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके उनका सोल्यूशन हम लोग निकालने की कोशिश करें। नहीं तो अदरवाइज रूटीन में तो हम लोग आते हैं, हर कोई आएगा जाएगा, ऑफिसर्स पोस्ट होते रहेंगे। सर ये पुल था जो रेलवे पे की तरफ से जो पेपर मिल रोड की तरफ से जाता है, उस पे क्या सर एक कुछ और भी काम देखिए कि अभी बहुत सारा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और हुआ भी है। अब सहारनपुर जो है वो बीचों बीच से रेलवे लाइन उसको डिवाइड करती है और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको पुल चाहिए। शहर की दोनों तरफ आबादी है। अभी 3 पुल हैं शहर में मुख्यतः जिसको क्रॉस करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। तो एक ये पुल जो पेपर मिल रोड पे है उसका शुरुआत जो है वो लगभग 2-2.5 साल पहले आई थिंक उसका अप्रूवल हो चुका था। वो अब निर्माण ऑलमोस्ट उसका होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 1 वर्ष में। लेकिन उसी को जोड़ते हुए ये जो हमारी रोड है जो डीएम रेजिडेंस और SPD हॉस्पिटल के सामने से होकर जाती है, जब इस पुल का निर्माण हो जाएगा तो इस पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसका चौड़ीकरण का हम लोगों ने प्रपोजल भेजा। हमने जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLA हैं, उनके थ्रू उस प्रपोजल को फॉरवर्ड करवाया। तो गवर्नमेंट ने उसको भी अभी अप्रूव पिछले ही कुछ दिनों में किया है। तो ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ सर्किट हाउस की जो रोड है वो भी अक्सर लोगों की एक फीडबैक रहता था कि काफ़ी लिमिटेड उसकी चौड़ाई है। तो उसको भी हमने 2 लेन करने के लिए दोनों तरफ जो बीच में एक नहर चलती है। हमारे लगातार आते रहते हैं, सहारनपुर से लगाव है उन्हें, काफी सर्किट हाउस पे जाना रुकते हैं। तो देखिए जब भी वो आते हैं और वो उनके द्वारा समीक्षा की जाती है, वो देखते भी हैं खुद से, और इसलिए जब भी हम लोग ऐसे प्रपोजल्स जो जनता के लिए सुखदायी होते हैं वो तत्काल उनका संज्ञान लेके उनको अप्रूव करते हैं। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने पुलों की बात करी, तो एक हम लोग और एक पुल का प्रपोजल बनवा रहे हैं। विश्वकर्मा चौक से लेकर SAM इंटर कॉलेज तक का उसकी प्री फिजिबिलिटी अभी ब्रिज कॉर्पोरेशन कर रहा है। तो मैंने उनको निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसका एक प्रोजेक्ट बना के उसको सरकार को भेजा जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट बना हुआ होगा और एक रेडी टू अप्रूव स्टेट में हम एक प्रपोजल भेजेंगे, तो जब भी उसका टाइम आएगा, जब भी बजट उसके लिए एलोकेट होगा, तो वो मैच्योर हो पाएगा। इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ ये कहते रहें कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को जब तक कोई प्रपोजल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से भेजा ही नहीं जाएगा तब तक हम उसमें कोई एक्शन भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोशिशें की जाती हैं और मेरा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई इस तरह का हम लोग भी प्रपोजल भेजते रहे। सर एक माँ शाकुंभर देवी है, वहाँ पे भी मैंने अभी गया था कल या परसों, तो बड़ा ब्रिज बन रहा है, पुलाव क्या है सर, पुल भी बन रहे हो? देखिए हमारे सहारनपुर की पहचान है माँ शाकुंभरी सिद्धपीठ जो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही नज़दीक है वो मंदिर, और उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की टूरिज्म को बढ़ावा देने की परियोजनाएं और एक एलिवेटेड रोड जो लगभग मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है, जो डायरेक्टली जो श्रद्धालु हैं उनको उस मंदिर तक पहुँचा पाएगा, वो उन्होंने अप्रूव किया है और उसका निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि जब मानसून आता है तो वहाँ पर जो नदी है उसमें पानी आ जाता है और उससे फिर श्रद्धालुओं को पहुँचने में दिक्कत होती है। कई डेथ भी हुई है। हाँ, उसमें पहले कुछ समय में फ्लैश फ्लड्स आए हैं, लेकिन अब ये जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो श्रद्धालु, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सहारनपुर से बेहट तक की रोड जो है वो 4 लेन हो रही है। फिर बेहट से शाकुंभरी देवी तक की जो रोड है उसको भी ऑलरेडी चौड़ी करके उसको बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। और फाइनल जो लेग है, जो जहाँ से फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है वहाँ से लेकर मंदिर तक, मंदिर के द्वार तक, तो वहाँ पर एक एलिवेटेड रोड जो है बन रही है। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत ही गुणवत्ता के साथ जल्दी पूरा करवाया जाए। सर एक विश्वविद्यालय माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, उस पर भी जब भी CM साहब आते हैं, विजिट करते हैं, उसकी क्या स्थिति, कहाँ तक पहुँचा उसका काम, और निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? उस यूनिवर्सिटी का निर्माण अब पूरा हो चुका है
और यूनिवर्सिटी चल भी रही है, उसका कॉन्वोकेशन भी ऑलरेडी आपने देखा है हो चुका है। तो उसके जो कुछ बिल्डिंग्स के जो फर्स्ट फेज की कुछ बिल्डिंग्स जो निर्माणाधीन थी वो अब कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट मंथ हम उसका हैंडओवर कंप्लीट कर लिया गया है और बहुत ही शीघ्र इसका जो है उद्घाटन भी करवाया जाएगा। सर जब आपने सड़कों पे इतना निर्माण की बात करी तो एक समस्या है सर, ये नागल रोड है। यहाँ से जब आप सहारनपुर से टपरी रोड से नागल रोड जाते हैं, वहाँ एक मोड़ है, वहाँ बड़ा एक्सीडेंट होता है। डॉक्टर नौसार ने जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आपको बोले, तो वैसे भी अगर आप उसे देखेंगे तो महीने में 2-4 एक्सीडेंट वहाँ होते रहते हैं। तो अगर उस पर कुछ हो सके, वहाँ पे कोई प्राणी या सड़क सीधी हो सके या कुछ स्पीड ब्रेकर बन सके, तो कुछ भी हो सके तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। नहीं देखिए, डेफिनेटली जो ट्रैफिक से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, डेथ्स या रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत एक हाई प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की और हम लोगों की भी। तो अभी इस समय हम लोगों की जो क्रिटिकल कॉरिडोर टीम्स हैं, जो पुलिस विभाग द्वारा तत्काल फर्स्ट रिस्पांस दिया जाता है, तो हर एक्सीडेंट का कारण हम लोग देखते हैं और उसमें खास तौर पे रोड इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्प्रूवमेंट्स होने हैं उनको प्रपोज करा जाता है। और ये जो आपने विषय बताया है ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। वहाँ पे कुछ कट्स जो हैं उनको शायद बंद करने की आवश्यकता है, तो वो बंद कराने के लिए हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं और मुझे लगता है कि उन पे भी हम लोग कमी पाएंगे। सर से बात करके पता लगा कि कितनी डेवलपमेंट विकास कार्य चल रहे हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। अगर कोई जिला अधिकारी चाहे अपने जिले को अच्छा करने के लिए, और वो अपने लिए नहीं करता है, वो पब्लिक के लिए करता है, वो शहर के लिए करता है, तो सिविक सेंस अगर अच्छी हो, अपनी बातें रखी जाए और जिला अधिकारी उन पर इंटरेस्ट लेता हो, तो हमेशा उस शहर का विकास होता है, उस आदमी का विकास होता है, उस वहाँ के लोगों का विकास होता है। तो इसलिए जिला अधिकारी एक अच्छी पोस्ट होती है जो किसी भी मत पे सरकार की जो योजनाओं को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाने की, पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है। तो अब कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहते हैं सहारनपुर वासियों को और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आईएएस बने युवाओं के लिए, एक छोटी सी लाइन में कुछ बता दीजिए जिससे मजा आ जाए। देखिए, जो हमारे सहारनपुर के और मैं कहूँगा कि जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को, उन सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक तो हमेशा सीखते रहें और जिज्ञासा अपनी मेंटेन करके रखें। कभी भी अपने आप को ये मत समझें कि हमें सब आता है। और दूसरा, आज की डेट में आपके पास हर अपॉर्चुनिटी है। आपके पास ये हाथ में जो फ़ोन है, ये शायद किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज और आज से 10-15 साल पहले किसी भी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। और आपके पास नॉलेज का सोर्स है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको हर तरह की चीज़ में आप कुछ भी उससे प्रश्न पूछेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यू हैव टू यूज़ दीज टूल्स वेरी केयरफुली। और ये नहीं है कि कई बार हम लोग बस एआई कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी आप कदम उठाएं, जो भी आप सीखें, जो भी आप देखें, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करें, ये ज़रूर सोचें कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको अपने गोल के साथ ओरिएंट करके देखें, तो आप देखेंगे कि हर रोज़ आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। और अगर आप बेटर पर्सन बनने के गोल के साथ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि सक्सेस तो फिर अपने आप आती है। और सक्सेस आती है तो उसके बाद बाकी जीवन के जो सभी सुख आराम हैं वो भी अपने आप आते हैं। सर एक सवाल है मेरे मन में, मैं पूछना चाहता हूँ कि आईएएस और पीसीएस ये एक मीडिया में एक सवाल रहता है। जब कोई आईएएस अधिकारी आता है तो हम लोग को लगता है कि वो फास्ट है, और जो आईपीएस पीसीएस आता है मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क नजर आता है, वो फर्क आपको भी नजर आता है? नहीं देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ये कहूँगा कि किसी भी काडर में, किसी भी सेवा में या किसी संवर्ग में सीनियर जूनियर होते हैं। अब एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी समझ जो है वो एक नए जो सेवा में जस्ट आकर एसडीएम बने हैं उनकी समझ में, उनके एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होगा और उनके रोल्स में, उनके काम करने के तरीके में अंतर होगा। उसी प्रकार से जो नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स हैं वो रिलेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर पद हैं उन पर पदस्थ रहते हैं। और पीसीएस जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि पीसीएस एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है, उसी स्टेट के रहने वाले लोग होते हैं। तो यस, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रैक्टिकल समझ है, उस एनवायरनमेंट को समझने की वो कहीं ज़्यादा होती है। मैंने बहुत सारे पीसीएस ऑफिसर्स के साथ काम किया है और मुझे लगता है कि सब बहुत ही अच्छा, कॉम्पिटेंट
ऑफिसर्स रहे हैं, कई बार हम जो यंग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे ज़्यादा अपने पीसीएस ऑफिसर्स पर भी भरोसा करते हैं। तो मुझे ये डिफरेंशिएशन ठीक नहीं लगता है। इट इज़ जस्ट लाइक कंपेयरिंग टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे उनका रोल है, अपनी अपनी जगह पे उनका काम है। और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि एक कोई ज्यादा तेज है या नहीं है, तो कोई तेज का मतलब कि वो उनकी कार्य प्रणाली अलग होती है और उनकी अलग होती है। देखिए, दोनों का अपना अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक अपना अपना ट्रेनिंग है, तो उसके कारण कुछ हो सकता है, कुछ अंतर देखने में मिलते हों। लेकिन आई वुड से कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिर्फ एक तरह के ऑफिसर्स को डाल देंगे तो वो शायद नहीं कर चल पाएगा। आपको एक मिक्स रखना जरूरी है। सर एक और बात, सर ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है जैसे मीडिया, क्योंकि मैं भी सर लगभग 20 साल से मीडिया में कर रहा हूँ, तो उसमें एक अनुभव किया कि जैसे कि कोई एक आईएएस है या कोई आईपीएस है, सपोज एक एक्स आईएएस था और वो किसी चीज को, उसका विजन दूसरा था और शायद उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, शायद कुछ गलत भी हो सकता है। दूसरा आईएएस या आईपीएस आके उस चीज को क्रॉस करके फिर वो नई एक आइडियोलॉजी या नई चीज को स्थापित करना चाहता है, तो सही को सही नहीं मानना चाहता। एक और बात है कि जो डायरेक्ट आईएएस है, मेरा ऐसा अनुभव है कि उनके मन में अगर जो बात बैठ जाए तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा मेरा अनुभव बताएं। देखिए, ये एक बहुत आपने जरूरी चीज कही है। ये हमारे कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है कि हम अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसको इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में नहीं डाल पाते हैं। तो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, दूसरा व्यक्ति आता है तो वो शायद उस चीज को समझ नहीं पाता या उस चीज को एक अपना नहीं पाता है, वो अपने तरीके से नए सिरे से काम करता है। दिस इज कॉल्ड रीइन्वेंटिंग द व्हील। इसको मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे लगता है कि बहुत एक टिपिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको पढ़ाया जाता है कि इसको कैसे हम दूर करें। तो ये एक जरूरी चीज है कि हम जो भी काम करें वो सिस्टम का पार्ट बने, वो सिर्फ आपके साथ ही आए और आपके साथ ही चला ना जाए, ये ना हो। तो ये जरूरी है, लेकिन इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये मुझे लगता है अभी भी एक इसका आंसर अभी इवॉल्व कर रहा है। अभी मेरे पास इसका ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन यस, अगर आप कुछ करते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, आपको उसको अपने पूरी टीम को, वहाँ के जो और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सिखाना चाहिए ताकि बाद में कंटिन्यूटी बनी रहे। बहुत पहले हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स आके बताया करते थे कि पहले एक प्रैक्टिस होती थी कि जब भी कोई ऑफिसर अपना ट्रांसफर होता था तो वो एक नोट छोड़ के जाता था अपने आने वाले अधिकारी के लिए, जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखता था कि जो उसके एक्सपीरियंस हैं और उसी से वो टेक ओवर कर सके। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस हम लोगों ने अब बंद कर दी है या कम कर दी है, तो इसको ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको हम शुरू कर सकते हैं दोबारा से। और जहां तक रही बात आपका दूसरा सवाल, जो दूसरा पार्ट था वो था कि अगर उन्हें एक बार कोई चीज लग जाए गलत है तो और चाहे वो गलत ना हो तो फिर उसे सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो तो किसी का भी बायस हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। अब कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो वो एक अपनी ओपिनियन बनाएगा, फिर उस ओपिनियन को तोड़ने के लिए, उसको चेंज करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा। ये तो मुझे लगता है कि बेसिक ह्यूमन नेचर है। इसका किसी पर्टिकुलर सर्विस या किसी पर्टिकुलर कार्डर से लिंक होना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और ब्लैक कॉफी शो में जो दर्शक होंगे, शायद मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो आईएएस को समझना चाहते होंगे कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर काम करता है, कैसे उसने इसे अचीव किया, तो शायद मेरा मकसद पूरा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू ब्लैक कॉफी में सर आपका आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।